गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मूल अधिकारों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और आर्टिकल 32 तक, आर्टिकल 12 से लगा करके आर्टिकल 32 तक हम चर्चा कर चुके हैं। और वैसे आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए बता दूं, आर्टिकल 33 किससे संबंधित है? सशस्त्र बलों, सशस्त्र बलों सशस्त्र बलों पर मूल अधिकारों से संबंधित, मूल अधिकारों से संबंधित प्रतिबंध। प्यारे विद्यार्थियों, सशस्त्र बल है, उनको मूल अधिकारों से संबंधित उन पे कुछ प्रतिबंध है। जैसे युद्ध की स्थिति के अंदर सैनिक ये मांग नहीं कर सकते कि हमें जीवन जीने का अधिकार है, हम तो बॉर्डर पे युद्ध लड़ने के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि युद्ध की स्थिति है और हम वहां पे नहीं जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सशस्त्र बलों पर मूल अधिकारों से संबंधित प्रतिबंधों की बात करें तो ये आर्टिकल 33 के अंदर है। और आर्टिकल 34 की बात करें तो आर्टिकल 34 में है विद्यार्थियों, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ की स्थिति में मूल अधिकारों पर पाबंदियां, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध। प्यारे विद्यार्थियों, मार्शल लॉ की स्थिति है, कहीं पर सैनिक शासन की स्थिति है, मार्शल लॉ लागू हुआ है, धारा 144 लागू है। ऐसी स्थिति के अंदर आप कहेंगे कि हमें तो घूमने की स्वतंत्रता कोई रोक नहीं सकता, भले धारा 144 हो, भले मार्शल लॉ, हम किसी को मानते नहीं क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट है। नहीं, वहां पे आपका मूल अधिकार प्रतिबंधित होगा, वहां पे आपके मूल अधिकार काम नहीं करेंगे। अब बात है विद्यार्थियों आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 कहता है कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। मूल अधिकारों को लागू करना है, इंप्लीमेंट करना है, उनके लिए कोई कानून बना करके स्पष्ट तरीके से लागू करना है तो संसद ऐसा करने में योग्य है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आर्टिकल 17 की बात करें, आर्टिकल 17 के अंदर है अस्पृश्यता का अंत। अब अस्पृश्यता का अंत केवल संविधान में लिख देने से तो होगा नहीं, इसलिए सरकार ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 जारी किया और इनके माध्यम से अस्पृश्यता को कानूनी अपराध तथा ऐसा करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। तो ये ऐसे प्रावधान हैं मूल अधिकारों से संबंधित जिनको संसद कानून बना करके प्रभावी ढंग से इन मूल अधिकारों को इंप्लीमेंटेशन का काम कर सकती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये हमारे मूल अधिकारों की बात हुई। कहां से कहां तक हमने पूरे आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 12 से लगा करके 35 तक, 31 को छोड़ करके, या 12 से 30 और फिर 32 से 35 तक, ये आर्टिकल जो है हमने मूल अधिकारों से संबंधित पढ़े। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों कि मूल अधिकारों का मूल्यांकन किया जाए तो कौन सी बातें उभर करके सामने आती है? मूल अधिकारों का मूल्यांकन, मूल अधिकारों का मूल्यांकन
सारे फंडामेंटल राइट पढ़े। जब इन मूल अधिकारों का हम विश्लेषण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो कौन कौन सी बातें उभर करके सामने आती है। देखिए, पहले हमने मूल अधिकारों का महत्व पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब इसका मूल्यांकन करें। मूल अधिकारों का मूल्यांकन। मूल अधिकारों की व्यवस्था हमारे संविधान के भाग 3 में की गई है और संविधान में भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बावजूद भी हम अगर इनका मूल्यांकन करें तो कुछ बातें आलोचना के तौर पे उभर करके सामने आती है। तो सबसे पहली बात है विद्यार्थियों, प्रतिबंधों का होना। नंबर 1, प्रतिबंधों का होना। मूल अधिकारों पर समय समय पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक हाथ से अधिकार दिए जाते हैं, दूसरे हाथ से अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो इस प्रकार मूल अधिकारों पर बहुत से प्रतिबंध है। और केशवानंद भारतीवाद में तो यहां तक कह दिया गया कि मूल अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। इसलिए मूल अधिकारों पे सरकार के द्वारा कई प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं और कहा यह जाता है कि ये औचित्यपूर्ण प्रतिबंध हैं। दूसरी बात, आपातकाल। वह निवारक निरोध व निवारक नजरबंदी के समय अधिकारों का निलंबन, अधिकारों का निलंबन। प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो हम कहते हैं कि भाई किसी व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जा सकता, गिरफ्तारी से संरक्षण है और बंदी बनाए जाने का कारण जारी बताना होगा। लेकिन अगर निवारक नजरबंदी है तो ऐसे मामलों में ये मूल अधिकार हमारे लागू नहीं होंगे। देश के अंदर इमरजेंसी लागू है, आपातकाल लागू है, तो ऐसे समय भी जीवन के अधिकार को छोड़ करके महत्वपूर्ण अधिकार जो है समानता समता उस अधिकारों पर निलंबन लागू कर दिया जाता है। तो इन सभी की बात तो हमें समझ में आती है, चलो आपातकाल, निवारक नजरबंदी। लेकिन कई बार सामान्य काल में भी अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। इसलिए हरि विष्णु कामत को कहना पड़ा कि हम मूल अधिकारों पर प्रतिबंध स्थापित करके एक पुलिस राज्य और एक तानाशाही राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। ये कहीं का हित नहीं है, ये लोकतांत्रिक नहीं है, ये संवैधानिक तरीका नहीं है। इस प्रकार से आपातकाल व निवारक नजरबंदी के समय तो अधिकारों का निलंबन होता ही है, लेकिन विद्यार्थियों कई बार इनके अलावा भी सामान्य काल में भी अधिकारों का निलंबन हो जाता है, जो सही नहीं है। तीसरी बात, सरकार या शासन, सरकार या शासन की बात करें। शासन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश नहीं, अंकुश नहीं। यानी मूल अधिकारों में कहा गया कि शासन के खिलाफ है, ये नकारात्मक है, शासन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाया जाता है। लेकिन रियल स्थिति देखा जाए तो सरकार के द्वारा लागू किए गए नियम वैध माने जाते हैं, भले वे मूल अधिकारों का हनन भी क्यों नहीं करते हो। कई बार न्यायपालिका जो है उन्हें उचित ठहरा देती है, मूल अधिकारों में भी परिवर्तन हो जाता है। और केशवानंद भारती में यहां तक कह दिया कि मूल अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। तो ये जो शासन की स्वेच्छाचारिता है, मन मर्जी जो है,
उन पे रोक नहीं लगती है। और एक संविधान बहुत बड़ा होने के कारण महान्यायवादी है, महाधिवक्ता है राज्य के संबंध में, ये सब कानून की व्याख्या इस प्रकार से कर लेते हैं कि न्यायपालिका भी सरकार या शासन की जो निर्णय है, जो कानून बनाया है, उनके बारे में हामी भर देती है। तो अगर बात की जाए तो शासन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने में मूल अधिकार नाकाम रहे हैं और मूल अधिकारों के माध्यम से शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक नहीं लगाई जाती। कई बार मूल अधिकारों पर सरकार नीति निर्देशक तत्वों का हवाला देकर के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दे देती है, जैसा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा और 25वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार के शासन की स्वेच्छाचारिता पर जो है अंकुश नहीं लगाया जाता। और चौथी बात है राजनीतिक दुरुपयोग। राजनीतिक दुरुपयोग, राजनीतिक दुरुपयोग कैसे होता है इसका? मूल अधिकारों पर प्रतिबंध और सामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए युक्त बंधन लगाए गए थे मूल अधिकारों के ऊपर, ताकि समाज में अराजक तत्वों व सामाजिक तत्वों पर प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन विद्यार्थियों, सरकारें इनका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के तौर पे करती है, राजनीतिक विरोधियों के ऊपर इनको लागू करती है और उनका दमन करने का प्रयास करती है। निवारक नजरबंदी का व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया गया 1975 के आपातकाल के दौरान, जिसमें राजनीतिक विरोधियों को चुन करके जेल के अंदर डाला गया बिना कोई कारण बताए, क्योंकि निवारक नजरबंदी के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। तो हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं, यानी इनका राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं प्रतिबंधों का। और वे राजनीतिक प्रतिबंध इसलिए लगाए जाते हैं ताकि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी है उनको अपने वश में रखा जा सके, ताकि वे उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोले। और अगली बात है विद्यार्थियों, वोट बैंक की राजनीति। मूल अधिकारों के तहत अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति जनजाति के हितों को बढ़ावा देने के लिए संरक्षण के लिए कई प्रकार की योजनाएं जारी करना, इन्हें आरक्षण देना, संरक्षण की नीति अपनाना, इनके लिए सरकार को बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं मूल अधिकारों के मामले में। लेकिन विद्यार्थियों, सरकारें इनका उपयोग वोट बैंक की राजनीति के लिए करती है। भले रिजर्वेशन की बात हो, आज रिजर्वेशन की बात की जाए राजस्थान के अंदर, हालांकि ये इंदिरा गांधी केस में कहा गया है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन आज राजस्थान की बात करें तो रिजर्व यानी रिजर्व पोस्टों की संख्या या रिजर्वेशन की जो मात्रा है वो 64% पोस्ट जो होती है हर वैकेंसी के अंदर रिजर्व हो जाती है। बोलो, फिर पीछे सामान्य श्रेणी की कितने रही? आधे से भी कम रही। 64% रिजर्वेशन है, 64, और 36% की बात की जाए तो वे पोस्टें ही ऐसी है जो अनरिजर्व्ड है। ऐसे मामलों के अंदर इन मूल अधिकारों को लागू करने को लेकर के वोट बैंक की राजनीति सरकार के द्वारा समय समय पर की जाती है। और नंबर 6, पिछले वर्ग के लिए बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे प्रावधान हैं शोषण के विरुद्ध।
शोषण से वास्तविक मुक्ति नहीं, वास्तविक मुक्ति नहीं। शोषण के विरुद्ध अधिकार में बेगार प्रथा पर रोक लगाई गई है और मानव का क्रय विक्रय नहीं कर सकता। बाल श्रम पर रोक है। साथ साथ में 24 के अंदर बाल श्रम, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक कार्यों के अंदर नहीं लगाया जाता। लेकिन विद्यार्थियों, शोषण से वास्तविक मुक्ति नहीं मिल पा रही है। कारण यह है कि महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था है, संरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन ये वर्ग अधिकांश निरक्षर होने के कारण अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। इसलिए जो शोषण से मुक्ति के लिए हमारे संविधान में प्रावधान है, उनसे वास्तविक मुक्ति संभव नहीं है। तो इस प्रकार से ये तो सिर्फ दिखावा करा गया कि शोषण से मुक्ति मिलेगी, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, लेकिन वास्तव में शोषण से मुक्ति प्राप्त नहीं हो रही है। और साथ हम कह सकते हैं जटिल न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था। चलिए विद्यार्थियों, कहा जाता है कि मूल अधिकारों के लिए न्यायपालिका प्रहरी है और अधिकारों का रक्षक है, और हमारे अधिकारों का अगर हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और न्यायपालिका 5 प्रकार की रिटें जारी करता है और हमारे अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। लेकिन वास्तविकता से ये बात कोसों दूर है। सुप्रीम कोर्ट जाना एक गरीब आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है, और वहां जाए भी तो इतने बड़े बड़े वकीलों के लिए इतनी मोटी फीस लेना गरीब, किसान, मजदूर और शोषित पीड़ित वर्ग के लिए विद्यार्थियों संभव नहीं है। इसलिए ये जटिल न्यायिक व्यवस्था हमारे देश के अंदर है, जिनके कारण वास्तविक जो हमें अधिकारों से संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, उन अधिकारों का संरक्षण हमें प्राप्त नहीं है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये मूल अधिकारों का अगर मूल्यांकन किया जाए, पहले हमने मूल अधिकारों का महत्व पढ़ा शुरुआत के अंदर, फिर हमने मूल अधिकार पढ़े। अब मूल अधिकारों के मूल्यांकन की बात करें तो प्रतिबंधों का होना, एक हाथ से अधिकार देकर के दूसरे हाथ से छीन लिए जाते हैं, बहुत अधिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। आपातकाल और निवारण जरूरत के समय अधिकारों का निलंबन तो ठीक है, लेकिन सामान्य काल में भी अधिकार छीन लिए जाते हैं, ये बात सही नहीं है। शासन की शिष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जाता, सिर्फ कहा जाता है राजनीति इनका दुरुपयोग होता है। वोट बैंक की राजनीति की बात करें, शोषण से वास्तविक मुक्ति नहीं और जटिल न्यायिक व्यवस्था है। इनके कारण विद्यार्थियों, मूल अधिकार आम व्यक्ति से दूर होता चला जा रहा है। सिर्फ हमारे संविधान की शोभा बढ़ा रहे हैं, इतने अधिकार दिए गए हैं, लेकिन धरातल, वास्तविक धरातल से ये कोसों दूर है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये हमारे मूल अधिकारों का क्या हुआ, मूल अधिकारों का क्या हो गया, मूल्यांकन हो गया। अब हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे संविधान में हैं, और संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल की स्थापना क्यों की गई, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाए, अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाए तो ये बात उभर करके सामने आती है। नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लगा करके 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक, और भाग 4 के अंदर क्या दे रखे हैं, नीति निर्देशक तत्व। पहले भी हमने चर्चा की थी विद्यार्थियों, नीति निर्देशक तत्व
नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व वे विचार है, वे विचार है जो भविष्य में बनने वाली सरकारों के लिए, भविष्य में बनने वाली सरकारों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, किस देश के संविधान से हमने ये नीति निर्देशक तत्व लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर के हमने लिए हैं। ये वे विचार हैं जो भविष्य में बनने वाली सरकारों के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं, गाइड का काम करते हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य किसका? नीति निर्देशक तत्वों का आर्थिक, सामाजिक, लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना मूल अधिकारों से होती है, यानी मूल अधिकारों में राजनीतिक लोकतंत्र की बात की गई है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। वास्तविक सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस जो हमारे प्रस्तावना में भी है, इनकी स्थापना के लिए प्रयास इसमें किए गए हैं, नीति निर्देशक तत्वों में किए गए हैं। तो ये भविष्य में बनने वाली सरकारों के लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करते हैं, ताकि सरकारें जनता के कल्याण के लिए और आर्थिक, सामाजिक, लोकतंत्र की स्थापना के लिए भविष्य में बनने वाली सरकारें कार्य करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य कल्याण पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है, सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है। यानी नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है विद्यार्थियों, कल्याण पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जाए, ऐसी सरकार स्थापित की जाए जो कैसी हो? कल्याण पर आधारित हो या लोक कल्याण को बढ़ावा देने वाली सरकार हो। ये कथन किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों अगर बात की जाए तो नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, लोकतंत्र की स्थापना करना। जैसा कि राजेंद्र बाबू जी ने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य कल्याण पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना। भाग 4 में 36 से 51 और आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर के हमने लिए। अगर बात की जाए अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा, जो अनुच्छेद 12 में है, तथा
भाग 1 के राज्य। 36वें राज्य की परिभाषा वही मानी जाएगी जो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 12 जो हमने मूल अधिकार में पढ़ा, वही राज्य की परिभाषा। और राज्य की श्रेणी में वे आएंगे जो भाग 1 में है। भाग 1 के अंदर जो बताया गया हमारे संविधान के भाग 1 में, भारत एक राज्यों का संघ होगा। तो वे राज्य कौन कौन से हैं उसके अंतर्गत पहले विद्यार्थियों जब धारा 370 लागू थी उस समय राज्य की श्रेणी में ये अनुच्छेद 36 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को छोड़ करके राज्यों की बात की गई थी। अब आर्टिकल अनुच्छेद 37 की बात करें, वाद योग्य नहीं, वाद योग्य नहीं, फिर भी भावी सरकारों के लिए आवश्यक, भावी सरकारों के लिए आवश्यक। बात की जाए विद्यार्थियों की 37 में यह कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं होते हुए भी भावी सरकारों के लिए अति आवश्यक है और उन्हें मानना पड़ेगा अगर वे वास्तव में सही लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मेंटेन करना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है। और इसी प्रकार आर्टिकल 38 की बात करें तो आर्टिकल 38 कहता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आर्टिकल 38 की बात करें तो आर्टिकल 38 ये कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संभव है। बिना नीति निर्देशक तत्वों के पालन किए बिना लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संभव नहीं है, समाजवादी राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये 37, 37 और 38 है। और फिर अलग निर्धारण जो है, अलग तरीके से वर्गीकरण जो है नीति तत्वों का, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।